ओके। सो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कोल्ड वॉर कि इसका पीरियड क्या है, क्या क्या हुआ था। तो पिछले सेशन तक हमने क्या कंप्लीट किया है? वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कोल्ड वॉर क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के एंड में क्या हुआ, कौन जीता, क्या हुआ। तो तुमको पता है कल के सेशन में जो हमने डिस्कशन किया था वो क्या था कि दो ग्रुप थे वर्ल्ड वॉर टू के वक्त। एक एलाइड ग्रुप था और दूसरा ग्रुप कौन सा था? एक्सेस ग्रुप था। तो हमारे पास दो ग्रुप थे, एलाइड ग्रुप और दूसरा कौन सा? एक्सेस ग्रुप। तो हमारे पास दो ग्रुप्स थे, लेकिन दोनों में से जो जीता वो कौन सा ग्रुप था? एलाइड ग्रुप था। तो एलाइड ग्रुप जीता, वो हमको पता है। सो ओनली एलाइड ग्रुप वन। लेकिन उसके ऊपर एक चीज तुमको ध्यान में रखना है, सभी कंट्रीज प्रॉब्लम में थे उस वक्त। मतलब सभी की हालत खस्ता हो गई थी इकोनॉमिकली। लेकिन दो कंट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल बन के निकले वर्ल्ड वॉर टू के बाद। पर्टिकुलरली उसमें का जो सबसे पावरफुल कंट्री था वो अमेरिका था। तो क्या हो गया, जो जीते वाले कंट्रीज हैं वो साथ में तो थे वर्ल्ड वॉर टू के वक्त, लेकिन जैसे ही वॉर कंप्लीट हुआ उनमें कंपटीशन फिर से बढ़ गई। क्योंकि वो साथ में क्यों आए थे? क्योंकि उनको दूसरे देशों के साथ लड़ना था। ऐसा तो कुछ नहीं था कि उनमें बहुत ही भाईचारा था, एकदम भाई भाई थे। ऐसा कुछ रिलेशंस नहीं थे। जिसकी वजह से क्या हो गया, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया उनकी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई? कंपटीशन में। एग्जैक्टली एनिमीज नहीं बोल सकते एक दूसरे को, लेकिन वो क्या हो गया, कंपटीशन उनमें बढ़ गई। क्योंकि दुनिया पे अब कौन राज करेगा वो क्वेश्चन था। तो वो कंपटीशन किस में ज्यादा थी? वो थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत यूनियन में। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है सोवियत यूनियन और दूसरा कौन सा? अमेरिका। तो दो कंट्रीज में वो कंपटीशन चल रही थी। तो ये तुमको ध्यान में रखना है कि पहले एलाइज थे, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के वक्त, लेकिन उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? कॉम्पिटिटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो एनिमीज नहीं, कॉम्पिटिटर की बात कर रहा हूं। और किस चीज के लिए कंपटीशन है ये? कि दुनिया पे कौन राज करेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए कंपटीशन चल रही थी। अब इसी वजह से, ये कंपटीशन की वजह से, दो कंट्रीज की कंपटीशन की वजह से वो ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ। तो कोल्ड वॉर का बेसिस क्या है कि दो कंट्रीज में कंपटीशन, और वो कौन से है? अमेरिका और दूसरा कौन सा? सोवियत यूनियन। और ये पीरियड कब का है? 1945 से लेके 1991 तक। तो ये तब तक वॉर चला। 1945 मतलब कौन सा? जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद ही एग्जैक्टली कौन सा शुरू हुआ? कोल्ड वॉर। तो दो कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व है कोल्ड वॉर में? सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। अब तुमको ये चीज ध्यान में रखना है कि खाली दो कंट्रीज सबसे पावरफुल बन के निकले, सोवियत यूनियन और दूसरा कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दो कंट्रीज पावरफुल थे। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि ये वॉर में कोई एक्चुअल वॉर फाइट नहीं किया गया था। इवन दो उसको नाम क्या है, कोल्ड वॉर है, लेकिन इसके अंदर कोई वॉर एक्चुअली फाइट नहीं किया गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आर्मीज में झगड़ा हुआ था या फिर सपोज लेटर से बैटल हुई थी, कोई वॉर हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खाली नाम कोल्ड वॉर है। उसमें कैसा है, इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? अगर कोई बैटल नहीं हुई, कोई वॉर नहीं हुआ, तो उसको कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? कोल्ड मतलब क्या? ठंडा। मतलब ठंडे रिलेशंस। ठंडे रिलेशंस किसके अंदर? बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में बहुत ही ठंडे रिलेशन थे। उसी को क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर बोलते हैं। मतलब वो सिचुएशन इतनी टेंस थी, उसमें कंपटीशन इतना खतरनाक था वो अमेरिका और सोवियत यूनियन में, कि ऐसा लगता था कि वॉर कभी भी हो सकता है दोनों कंट्रीज में। मतलब उन्होंने इतना टेंस सिचुएशन बना दिया था कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी वॉर हो सकता है दो कंट्रीज में। तो इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर। हालांकि कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन सिचुएशन इतनी टेंस थी, उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो तुमको ध्यान में रखना है पहला पॉइंट क्या, कि कोई वॉर यहाँ पे हुआ नहीं था। और दूसरी चीज, सिचुएशन इतनी टेंस थी कि वो वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी थी। इसलिए इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब सबसे पहले तुमको ध्यान में रखना है एक नया कंसेप्ट जिसको बोलेंगे हम लोग सुपर पावर। अब तुमको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के वक्त सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी थी? अमेरिका। क्यों? क्योंकि एक तो उसने पैसे बहुत कमाए थे, इकोनॉमिकली वो बहुत पावरफुल बन गई थी, सभी को माल सप्लाई किया था उसने, ठीक है, अलाइड पावर्स को भी और एक्सिस पावर्स को भी। तो ट्रेड वाइज अगर बात करें तो अमेरिका बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन गई थी। ऊपर से उसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी अब? एटॉमिक बॉम्ब्स की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। तो दो रीजंस का वजह से अमेरिका बहुत स्ट्रांग था। क्या? एक तो इकोनॉमिकली और दूसरा कौन सा? एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। तो दो चीजें थी। प्लस यही नहीं, उनके पास मिलिट्री भी बहुत ज्यादा थी। तो तीन रीजंस थे जिसकी वजह से वो सुपर पावर बन गई। सुपर पावर मतलब क्या? वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री जिसको चैलेंज नहीं कर सकते।
तो ऐसी कंट्री कौन बन गई? अमेरिका। और फिलहाल भी इवन टुडे ऑल्सो सुपर पावर कौन है? अमेरिका ही है आज तक। और वो किसके बाद हुई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो गई थी। तो सिचुएशन आज भी चेंज नहीं हुई है, सुपर पावर अमेरिका ही है। अब सोवियत यूनियन जो उसके साथ था, उसका जो दोस्त था, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एलाय था ना, एग्जैक्टली फ्रेंड नहीं था, एलाय था। तो सोवियत यूनियन को भी अब सुपर पावर बनना था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि अमेरिका अकेला ही सुपर पावर बन रहा है। सोवियत यूनियन क्या बोल रहा है? मुझे भी बनने का। क्या बनने का? सुपर पावर। तो वो क्या करने लग गया? अमेरिका जिस वजह से सुपर पावर बना, वो चीजें सोवियत यूनियन करने लगा। तो अमेरिका क्यों पावरफुल बन गया था? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो सोवियत यूनियन भी क्या करने लग गया? वेपन्स बनाने लग गया, मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन खुद के बनाने लग गया वो। ऊपर से इंक्रीजिंग मिलिट्री माइट। अमेरिका और किस चीज की वजह से सुपर पावर था? मिलिट्री की वजह से। तो मिलिट्री भी खुद का बढ़ाने लग गया वो। तो ये दोनों चीजों का वजह से उसको लगा कि मे बी हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सुपर पावर में। और वो हुए भी। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स इतने बनाए उसके बाद कि वो, एंड मिलिट्री भी उनका इतना बढ़ा कि वो भी सुपर पावर में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1945 के बाद लगेज कौन सुपर पावर बन गया? अमेरिका। और उसके बाद कौन बन गया? सोवियत यूनियन। मतलब दो कंट्रीज वर्ल्ड में पावर बन गए, मतलब सुपर पावर दो थे। एक कौन? अमेरिका। और दूसरा कौन सा? सोवियत यूनियन। अब कोल्ड वॉर क्यों हुआ था? ठीक है, क्या क्या रीजंस थे? बेसिक रीजंस तो तुमको पता है। कंपटीशन थी किन दो कंट्रीज में? सोवियत यूनियन और यूएसए में। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन में कंपटीशन थी। हाँ, अभी मैं सोवियत यूनियन हमेशा नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी बिग वर्ड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं उसको खाली सोवियत बोलूंगा। जब भी तुमको सोवियत बोला तो समझ लेने का वो किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सोवियत यूनियन। तो स्ट्रगल फॉर पावर, तो दुनिया पे राज करने का जो जुनून है, वो किन दो कंट्रीज में था? अमेरिका एंड सोवियत। तो दो कंट्रीज के अंदर बहुत स्ट्रगल चल रहा था कि दुनिया के ऊपर राज कौन करेगा। तो उसकी वजह, दैट वाज द फर्स्ट रीजन कोल्ड वॉर का। दूसरा क्या? आर्म्स रेस। आर्म्स रेस मतलब क्या? कि मिलिट्री और जो वेपन्स है वो सबसे ज्यादा कौन तैयार करेगा। तो आर्म्स रेस बढ़ गई। जैसे कि न्यूज वो कैसा है, एक दूसरे के अंडर वो स्पाई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालते थे। मान लो कि सपोज रशिया ने आज, सोवियत यूनियन ने आज टेस्टिंग कर ली न्यूक्लियर वेपन्स की। तो न्यूक्लियर वेपन की आज सोवियत ने टेस्टिंग कर ली, अमेरिका लगेज कल करता था। या फिर सपोज सोवियत ने बोला कि आज हम लोगों ने 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, अमेरिका लगेज कल 20 एटॉमिक बॉम्ब बनाता था। वैसा है। मतलब उनमें इतनी खतरनाक कंपटीशन थी। उसने कुछ मिलिट्री बढ़ाई कि आर्मी, अमेरिका बढ़ाता था। अमेरिका ने कुछ बढ़ाया कि सोवियत बढ़ाता था। मतलब उनमें कंपटीशन चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा आर्म्स बनाएगा, मतलब मिलिट्री कौन सबसे ज्यादा पावरफुल करेगा और वेपन्स कौन ज्यादा तैयार करेगा। तो ये कंपटीशन ही बढ़ गई थी। और ये किस चीज के लिए था? खाली सुपर पावर रहने के लिए। थर्ड चीज, डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज। डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज मतलब क्या? उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जैसे कि अमेरिका के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो उनके प्रिंसिपल्स, उनके आइडियोलॉजीज और सोवियत के आइडियोलॉजीज कंप्लीटली डिफरेंट थे। ये थर्ड पॉइंट जो है ना, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हम लोग। लास्ट वाला देखते हैं, एटीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग ईच अदर बाय स्ट्रेटजीज एंड काउंटर स्ट्रेटजीज। तो वो लोग क्या कर रहे थे, ये जो यूएसए है एंड जो सोवियत है, एक दूसरे को हमेशा उनके दिमाग में यही रहता था, उनका एटीट्यूड कैसा था कि एक दूसरे को चेकमेट करें। मतलब उनके इसमें दोस्ती वगैरह कुछ रही नहीं थी अभी। खाली इतना देखते थे कि एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं। तो एक दूसरे को हमेशा हराने की स्ट्रेटेजीज वो डेवलप करते थे। और किसी ने कोई स्ट्रेटेजीज बना ली तो उसके ऊपर काउंटर स्ट्रेटेजी भी बनाते थे। जैसे कि मान लो कि सपोज अमेरिका ने सपोज अफ्रीका के अंदर अपना एक बेस बनाया मिलिट्री का, तो सोवियत भी क्या करेगा, खुद का एक बेस बनाएगा अफ्रीका में। मतलब स्ट्रेटेजीज एंड काउंटर स्ट्रेटेजीज हमेशा वो लोग बनाते थे। कौन? अमेरिका एंड सोवियत। उनको कुछ दूसरे काम धंधे नहीं थे। वो हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का और कंपटीशन से साबित करने का कि वर्ल्ड में सबसे सुपर पावर कौन है। तो उनमें यही कंपटीशन की वजह से कौन सा वॉर हुआ? कोल्ड वॉर हुआ। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मेन बेसिस क्या है। वो जो तीसरा पॉइंट है ना, मैंने डिस्कस किया ये वाला आइडियोलॉजीज के बारे में, तो वो डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस था। मतलब अमेरिका किन चीजों में बिलीव करता था और सोवियत किस में बिलीव करता था। तो डिफरेंस पहला जो है वो ये है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करता था और सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करता था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो,
मैंने तुमको इसका एग्जांपल दिया था कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। सोवियत यूनियन ये कैसा था? कम्युनिस्ट कंट्री था। इसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर, उस देश के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको बोला यहाँ पे इंडिया में कैसे है, गवर्नमेंट की कंपनीज तो है ही है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे कि प्राइवेट लोगों की, जैसे कि टाटा है, टाटा स्टील है, फिर अपने पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये लोगों की कंपनी है ना, मतलब सपोज कोई पर्टिकुलर आदमी की। ऐसा नहीं है ना कि ये कंपनी सरकार की है, ऐसा नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज और कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब क्या? कि जहां पे खाली गवर्नमेंट की कंपनी होगी, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट की कंपनी बनाती है कम्युनिस्ट कंट्रीज में। मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारे अंदर मोबाइल बनाना है तो सरकार का बनेगा, मतलब सरकार की कंपनी बनाएगी। टूथब्रश बनाना है, सरकार की कंपनी। तुम्हारा टूथपेस्ट बनाना है, वो भी सरकार की कंपनी बनाएगा। लैपटॉप बनाना है, वो भी सरकार की कंपनी बनाएगी। मतलब कुछ भी प्रोडक्ट, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट है, वो हर एक प्रोडक्ट कौन बनाएगा? सरकार की कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी अलाउड नहीं है। लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके अंडर कैसा रहता है कि प्राइवेट कंपनीज टोटली अलाउड होती हैं। तो कोई भी आदमी अपनी खुद की कंपनी बना सकता है। जैसे कि मान लो मुझे कोई लैपटॉप की कंपनी शुरू करनी है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने की, तो मुझे किसमें अलाउड है? सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मुझे इसमें अलाउड नहीं है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में मुझे अलाउड नहीं है खुद की कंपनी खोलना, क्योंकि मैं सरकारी आदमी नहीं हूं, मैं प्राइवेट हूं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेकिन अलाउड है। तो ये डिफरेंस था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां पर थी? यूएसए में, मतलब प्राइवेट कंपनीज अलाउड। और सोवियत यूनियन में सिर्फ कौन सी कंपनीज अलाउड है? सरकार की कंपनीज। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी। अब दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंस अमेरिका और सोवियत में, वो ओपन मार्केट और क्लोज मार्केट के बारे में है। अब ये क्या मतलब है कंसेप्ट, ओपन मार्केट और क्लोज मार्केट मतलब क्या? ओपन मार्केट मतलब क्या कि अमेरिका अपना जो बाजार है, मतलब अमेरिका का जो खुद का बाजार है, वो सभी कंट्रीज के लिए ओपन रखेगा। मतलब जैसे कि हम लोग, इंडिया वाले लोग अमेरिका में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मान लो कि अपने को वहां पे जाके अपने आम बेचने हैं, या फिर मान लो अपने यहाँ पे कोई मेडिसिन बन रही है, वो मेडिसिन हमको अमेरिकन मार्केट में बेचनी है, तो वो अलाउड था वहां पे। क्यों? क्योंकि उनका मार्केट कैसा था? ओपन था। ओपन मार्केट मतलब क्या? कि वहां पे जाके हम हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। कोई भी कंट्री वहां पे जाके प्रोडक्ट बेच सकती है। लेकिन इनका मार्केट कैसे था? सोवियत यूनियन का क्लोज्ड मार्केट था। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? तुम वहां पे जाके मार्केट में बेच नहीं सकते उनके प्रोडक्ट्स। उनका मार्केट टोटली क्लोज्ड है बाहर के कंट्रीज के लिए। तो बाहर की कोई भी कंट्री अलाउड नहीं है उनके कंट्री में जाके माल बेचने के लिए। तो ये डिफरेंस है। मतलब सोवियत में अलाउड ही नहीं था दूसरे कंट्रीज को माल बेचना, लेकिन अमेरिका में वो टोटली अलाउड था, ओपन मार्केट। तो ये डिफरेंस है आइडियोलॉजीज में। तो अमेरिकन कंट्री कैसी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है। ओपन मार्केट मतलब क्या? कि कोई भी कंट्रीज वहां पे जाके माल बेच सकती है, ठीक है, या फिर वो बाहर भी जा सकती है। और सोवियत यूनियन का कैसा है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। मतलब हर एक प्रोडक्ट, हाँ तुम बोलोगे सर अगर कोई कंट्री अलाउड नहीं है सोवियत यूनियन में मार्केट में बेचना, तो फिर अगर कोई प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो कैसे बनाते हैं फिर? सपोज जैसे कि हमको कोई जरूरत है तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इंडिया को अगर किस चीज की जरूरत है तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, किसी देश से, चाइना से, रशिया से, अमेरिका से। तो जब सोवियत को जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था? तो सोवियत को जब जरूरत पड़ती थी तो वो कहां से भी नहीं मंगाता था। कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो खुद के मार्केट पे बनाता था। जैसे कि अगर मान लो कि मोबाइल बनाना है, तो कभी भी किसी दूसरे से नहीं पूछेगा, भले ही वो कितना भी थर्ड क्लास मोबाइल बनाए, लेकिन उनके देश में ही बनाएंगे। मतलब ये कैसा है? वो स्वदेशी टाइप ऑफ मूवमेंट के जैसा है कि हर एक प्रोडक्ट हमारे देश में ही बनेगा, मेड इन सोवियत यूनियन। मतलब जैसे कि मान लो हमने सोवियत यूनियन की पॉलिसी तैयार कर ली, मतलब एक्सेप्ट कर ली, तो हर एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो कैसा रहेगा? मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज्ड मार्केट। ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसकी है? सोवियत यूनियन की, क्लोज्ड मार्केट की। और ओपन मार्केट की सिचुएशन किसकी है? अमेरिका की। अब इफेक्ट्स देखते हैं कोल्ड वॉर के, क्या क्या इफेक्ट्स हुए। वॉर तो कभी हुआ नहीं, खाली कंपटीशन थी, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, लेकिन इफेक्ट्स बहुत खतरनाक थे इसके। तो इफेक्ट्स देखते हैं क्या क्या हो गया। तो पहला इफेक्ट, अब उनको क्या बनना था? सुपर पावर बनना था ना। किसको? अमेरिका तो ऑलरेडी थी, सोवियत यूनियन भी बन गई, और वो जो सुपर पावर का जो टैग है वो उनको क्या करना था? लाइक प्रिजर्व करना था।
मतलब सुपर पावर बनना अलग बात है और उसको मेंटेन करना भी तो पड़ता है ना। मतलब सुपर पावर तो बन गए वो, लेकिन अभी मेंटेन करना है हमेशा के लिए कि सुपर पावर बने रहे। अब सुपर पावर बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बाकी के कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, राइट। बाकी के कंट्रीज के सपोर्ट के बिना तुम कैसे सुपर पावर बन सकते हो। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपनी अपनी गैंग बनाना शुरू कर लिया। मतलब ये जैसे रहता है ना वो साउथ इंडियन मूवीज में कि बाबा एक विलन रहता है, उसके नीचे उसके प्यादे रहते हैं, उसकी गैंग रहती है छोटी, और फिर वो उसका गैंग का क्या रहता है, लीडर रहता है। वैसे ही वर्ल्ड के अंदर भी ये सबसे बड़ा गैंग जो सुपर पावर के दो गैंग्स बन रहे थे, किसकी, एक अमेरिका की गैंग और दूसरी किसकी, सोवियत की गैंग। अब दोनों कंट्रीज में उनके चेले भी तो चाहिए, वो जो पंटर है, जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो अमेरिका की गैंग के लोग अलग और सोवियत की गैंग अलग। तो वो क्या कर रहे थे, अपनी गैंग को बढ़ा रहे थे, लेकिन गैंग में लोग नहीं थे, गैंग में कौन था, कंट्रीज थे। मतलब अमेरिका क्या कर रहा था, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है उसको अपनी तरफ खींच रहा था, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, मैं फिर तुमको सपोर्ट करूंगा, मैं तुमको सब हेल्प करूंगा। वैसे ही सोवियत भी क्या बोल रहा था, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, मैं भी तुमको मदद करूंगा, हम अमेरिका की धज्जियां उड़ाएंगे। तो ये दोनों चल रहा था। मतलब यूएसए ग्रुप बना के किसको नीचा दिखा रहा था, सोवियत यूनियन को, सोवियत यूनियन भी वही कर रहा था। तो ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो गैंग वर्ड यूज किया मैंने वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो दिमाग में मत रखो। वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, उसको हम लोग गैंग के वो पर्टिकुलर चीज को उसको बोलते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे कंट्रीज हैं वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गए। अब यूएसए का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसको बोला जाता है नेटो। ठीक है, नाटो नहीं है वो, नेटो है। ठीक है, तो नेटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पैक्ट है, ये एग्रीमेंट है जिसके तहत कोई भी कंट्री किसको ज्वाइन करेगी, यूएसए को ज्वाइन करेगी। मतलब जो भी कंट्रीज यूएसए को ज्वाइन हो गए, वो बोल रहे थे ना हमारे पास आओ क्योंकि हमको सुपर पावर मतलब मेंटेन करना है, तो सभी कंट्रीज उसके पास आ रहे थे, यूएसए के पास। तो ये उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, जिस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, नेटो एग्रीमेंट, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि यूएसए इसका हेड होगा और इसके मेंबर्स कौन होंगे, बाकी की कंट्रीज। तो वैसे ही सोवियत यूनियन के एग्रीमेंट का नाम क्या था, वॉरसॉ पैक्ट, वॉरसॉ पैक्ट। तो ये किसका एग्रीमेंट है, सोवियत यूनियन का। मतलब ये सोवियत यूनियन की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ग्रुप बनना शुरू हो गए, तो ये सबसे मेन इफेक्ट था। मतलब कंट्रीज कैसे होने लग गए, एक तो डिवाइड होने लग गए, एक तो वो यूएसए की तरफ से जाएंगे, नहीं तो फिर वो सोवियत यूनियन की तरफ से जाएंगे। दो ही ऑप्शन थे, एक तो तुम यूएसए को ज्वाइन करो, नहीं तो सोवियत को ज्वाइन करो, नो अदर ऑप्शन। अब दूसरा देखते हैं क्या हुआ, बायपोलराइजेशन। मतलब ये कंसेप्ट देखते हैं कि बायपोलराइजेशन क्या हुआ। दूसरा इफेक्ट जो है कोल्ड वॉर का, वो है बायपोलराइजेशन। अब पोल्स मतलब क्या होते हैं, तुमको मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया है, ठीक है, 6-7 से तुम पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेट में कितने पोल रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो पोल रहते हैं। तो दो का मतलब क्या होता है, दो के लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बाय, बाय या फिर डाई, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वैसे ही और एक वर्ड क्या है, उसको बाय भी बोलते हैं, BI। तो बाय पोल मतलब क्या, दो पोल का होना, ठीक है। और दुनिया के दो पोल कौन बन गए थे, एक अमेरिका और दूसरा कौन सा, सोवियत। मतलब जैसे मैग्नेट पे दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही दो पोल वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कौन से बन गए, एक पोल का नाम है अमेरिका, दूसरे पोल का नाम है सोवियत। तुम दोनों में से एक को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ गई। कौन से दो हिस्सों में, एक अमेरिका का ग्रुप और दूसरा कौन सा, सोवियत का ग्रुप। उसी को क्या कहा जाता है, बायपोलराइजेशन। मतलब दो वर्ड, बायपोलराइजेशन को सिंपल वर्ड्स में कैसे बता सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड का डिवाइड होना दो ग्रुप्स में, उसको बोलते हैं बायपोलराइजेशन। अगर वहां पे 3 कंट्रीज में डिवाइड होता तो हम लोग बोलते हैं उसको ट्राइपोलराइजेशन। लेकिन हमारे कितने कंट्रीज में डिवाइड हुआ, वो खाली दो हिस्सों में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायपोलराइजेशन। तो दो पावर ब्लॉक्स निकले और वो कौन से थे, यूएसए के लेड, मतलब यूएसए की जिसमें हुकूमत है या फिर उनके सपोज लीडरशिप है, ऐसा ग्रुप जिसको बोलते हैं यूएसए लेड। और दूसरा ग्रुप कौन सा था, सोवियत वाला। उसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखते हैं हम लोग वो है आर्म्स रेस। अब ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुमको तो ऑलरेडी बोला आर्म्स रेस क्या होती है, अपनी मिलिट्री बढ़ाना और वेपन्स का टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो वो तो ऑलरेडी चल रहा था यूएसए और सोवियत यूनियन में।
तो ये कंसेप्ट हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है कि क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना। तो अभी क्या हो गया, बहुत सारे कंट्रीज क्या हो गए, ज्वाइन तो उन्होंने कर लिया, मतलब अमेरिका को ज्वाइन कर लिया और कुछ कंट्रीज ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। तो ये तुमको समझना बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने एग्रीमेंट्स रखे, नेटो के एग्रीमेंट्स और वॉर्सो के एग्रीमेंट्स, वॉर्सो पैक्ट के, तो सभी कंट्रीज क्या हो गए, डिवाइड हो गए। एक तो वो किसी कोई अमेरिका को ज्वाइन हो गया और कुछ बचे कुछ किसको ज्वाइन हो गए, सोवियत को ज्वाइन हो गए। लेकिन उनके अंदर फिर भी डर था, मतलब उनको कैसा लग रहा था कि भाई हम ज्वाइन तो कर लेंगे, या बड़े बड़े लीडर लोग हैं, बड़े बड़े सपोज माफिया लोग हैं, अमेरिका है, फिर बाद में तुम्हारे ये सोवियत है, ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन उनकी अभी भी उनको डर लग रहा था, अभी भी फट रही थी उनकी। वो क्यों डर लग रहा था उनको, उनको ऐसा लग रहा था कि कब ये इनके अंदर वॉर होगा और फिर हमारा क्या होगा, हम तो है पहले से छोटे कंट्रीज, ऊपर से अगर इनमें वॉर हो गया अमेरिका और सोवियत में, हम कहीं को उसकी प्राइस दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये डर को निकालने के लिए अपने अंदर भी कुछ एग्रीमेंट्स बनाना शुरू कर लिए। मतलब मेन एग्रीमेंट्स किसके थे, अमेरिका एंड सोवियत के, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे कंट्रीज हैं कि जो ज्वाइन किए थे अमेरिका और सोवियत को, वो कंट्रीज भी अपने आप में क्या कर लिए, एग्रीमेंट्स बनाना शुरू कर लिए। उसी को क्या बोलते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये क्यों बनाए थे उन्होंने, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि इवन दो उन्होंने अमेरिका और सोवियत को ज्वाइन किया है, फिर भी वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा था उनको। इसलिए उन्होंने अपने आप में एक एग्रीमेंट्स बनाना शुरू कर लिए, और उसी को क्या बोलते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कौन से टाइप के कंट्रीज थे जो डर रहे थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज थे। डेवलपिंग मतलब जो छोटे हैं, मतलब इससे नहीं, एरिया से नहीं, मतलब साइज से बात नहीं कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। मतलब वो बहुत ही कम डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे कंट्रीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना लग गए। हमारे इसमें दो एग्जांपल्स है वैसे। ये एक यूरोप का है। यूरोप के कंट्रीज अपने आप में एक एग्रीमेंट बना के एक ग्रुप बनाया उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो वो तुमको ध्यान में रखना है, यूरोपियन कंट्रीज का जो ग्रुप था उसका नाम क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब जो हमारे निचले हिस्से में आता है, तो उस कंट्रीज को नाम उन्होंने सब उस ग्रुप का नाम क्या दिया, एशियन। मैं तुमको एक बार ये डायग्राम में बता देता हूँ मैप में अपने, कि कहाँ की बात कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली। देखो, ये जो इधर का जो ग्रुप है यूरोप का, एक यहाँ पे ग्रुप बना और दूसरा कौन सा बना, साउथ ईस्ट एशिया में। ये तो पूरा एशिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, साउथ ईस्ट। साउथ मतलब कहाँ पे, नीचे, नीचे इधर, राइट। और ईस्ट मतलब कहाँ पर, इधर। मतलब साउथ ईस्ट मतलब कौन सा हो जाएगा, ये रीजन। ठीक है, तो तुमको समझ में आना चाहिए दो रीजन्स कौन से, ये यूरोप वाला, ये एक वाला, और दूसरा ग्रुप कहां पे बना, यहां पे एक बना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो मैप में तुमको एग्जैक्टली बताया मैंने, उनके लोकेशंस क्या है, नाम देख लेते हैं उनके। तो एक ग्रुप का नाम क्या था, यूरोपियन वाले, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसको ईईसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईईसी। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सो ईईसी भी उसको बोला जाता है। और दूसरा कौन सा है, एशियन। एशियन मतलब ASIAN नहीं, ASEAN। तो ये अलग स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन वैसा ही है, लेकिन उसका जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर उसके स्पेलिंग्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसको क्या बोलते हैं, ESEAN। और एक चीज ध्यान में रखना है, हिंदी में उसको कभी कभार आशियान कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको तुम एशियन भी बोल सकते हो, आशियान भी बोल सकते हो, ये प्रोनाउंसिएशन की बात है खाली। लेकिन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, तो उनका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उसका फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछेंगे वो लोग, तो वो ध्यान में रखना है, क्या फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे बढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में तुमको मैंने सब बताया कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से, जो उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर लिए। यूएसए का ग्रुप कौन सा था, यूएसए का ग्रुप का नाम था नेटो। ठीक है, यूएसए का ग्रुप का नाम क्या था, नेटो। और सोवियत का नाम क्या था, वॉर्सो। और बाइपोलराइजेशन मतलब वर्ल्ड का दो हिस्सों में डिवाइड होना, तो कौन से दो हिस्से थे, एक यूएसए का, एक सोवियत का। आर्म्स रेस तो तुमको पता ही है, मैंने बोला क्या था, मिलिट्री बढ़ाना और
वेपन्स बढ़ाना। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होना शुरू हो गए। ये किसके थे? जो कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन थे, यूएसए को और सोवियत को, वो उनके अंदर फिर भी डर था कि हम सेफ नहीं है, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। उसमें कौन से दो एग्जांपल देखे हमने? एक यूरोप वाला और एक साउथ ईस्ट एशिया वाला। तो यूरोप वाले का नाम क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और साउथ ईस्ट वालों का एशियन कंट्रीज। ठीक है, उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखो। अब लास्ट जो हमको इफेक्ट देखना है वो ये है जिसको बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? तो देखो, बहुत सारे कंट्रीज किसको ज्वाइन हो गए, एक तो अमेरिका को, नहीं तो किसको? सोवियत को। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे थे कि जिसको किधर भी ज्वाइन नहीं होना था, क्योंकि ये तो झगड़ा है ना, एक तुम साइड क्यों चूज करना है तुमको? एक तो अमेरिका की तरफ जाएंगे तो किसके दुश्मन हो जाएंगे? सोवियत के दुश्मन हो जाएंगे। अगर सोवियत की तरफ गए तो किसके दुश्मन हो जाएंगे? अमेरिका के दुश्मन हो जाएंगे। मतलब कोई भी साइड तुमने अगर चूज की तो तुम एक दुश्मन बना रहे हो, और वो भी एक बहुत पावरफुल दुश्मन। तो वो किसी को भी चाहिए नहीं था। तो बहुत सारी कंट्रीज जो ज्वाइन हो गए वो उनका जाने दो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज उसमें क्या हो गए, उनको बोलना था कि हमको ना अमेरिका को ज्वाइन करना है, ना हमको सोवियत को ज्वाइन करना है, हमको शांति से रहना है और हमको डेवलप होना है। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं कि किसको सुपर पावर बनना है, किसको नहीं बनना है, हमको खाली शांति से रहने दो। ऐसे कंट्रीज कुछ थे। और वही कंट्रीज जो ये मूवमेंट शुरू हुई कि उनको ना अमेरिका को ज्वाइन होना था, ना सोवियत को ज्वाइन होना था, ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अलाइन मतलब क्या? तुम्हारे कंप्यूटर में रहता है ना, वो तुम कोई लेटर्स लिखते हो तो उसको अलाइन कर सकते हो। अलाइन मतलब क्या? वो लेफ्ट, सेंटर, राइट पोजीशन जो चेंज कर सकते हो। तो वैसा ही अलाइनमेंट मतलब क्या? पोजीशन चेंज करना, राइट। लेकिन नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या? पोजीशन चेंज न करना। तो ये मूवमेंट का मतलब क्या है? हम पोजीशन हमारी चेंज नहीं करने वाले, हम ऐसे ही रहने वाले। हम अमेरिका को भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम सोवियत को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो तुमको ध्यान में रखना है, नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या? ये ऐसी मूवमेंट थी, ऐसे कंट्रीज की मूवमेंट थी कि जिसमें वो किसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे? अमेरिका को भी नहीं और सोवियत यूनियन को भी नहीं। क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते थे? क्योंकि अगर वो ऐसा ज्वाइन करते थे तो उनका नुकसान है, बहुत बड़ा दुश्मन बना रहे वो लोग। तो वो शांति से रहना चाहते थे, अपना अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे, इसलिए वो किसी को भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और ऐसे ही टाइप के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो बेसिकली कोल्ड वॉर के बाद जो सबसे मेजर मूवमेंट तैयार हुई वो कौन सी थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो तुम्हारे को ना इसके ऊपर क्वेश्चन आने के एक चांसेस है, इसके ऊपर एक फिर बाद में ये एक यूरोपियन कंट्रीज, फिर एशियन कंट्रीज का वो फुल फॉर्म, और नॉन अलाइनमेंट के ऊपर एक स्पेशल फोकस आएगा क्वेश्चन। लेकिन नॉन अलाइनमेंट कैसा है? हमारे जो टेक्स्ट बुक है, हमारा जो सिलेबस है, उसके अंदर एक स्पेसिफिकली सेपरेटली डील किया गया है नॉन अलाइनमेंट। तो अभी हम लोग उसका देखेंगे सेशन कि नॉन अलाइनमेंट क्या है और उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं।